वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पर। ठीक है, उसमें टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट। लास्ट दो टेस्ट में हमने कवर किया है ज्योग्राफी को। ठीक है, हिमालय नदी तंत्र की 3 नदियाँ, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम बचा है, उसको जो है नेक्स्ट टेस्ट में कवर करा देंगे। फिलहाल प्रैक्टिस करेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 1, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह के दौरान अजीमुल्ला खां निम्नलिखित में से किसके सलाहकार थे? तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई के, कुंवर सिंह या नाना साहब? किसके सलाहकार थे अजीमुल्ला खां 1857 के विद्रोह के दौरान? नाना साहब के थे। ए है इसका आंसर। देखिए, अजीमुल्ला खां नाना साहब के सचिव और सलाहकार थे। उन्होंने नाना साहब के पक्ष में पैरवी करने के लिए लंदन की यात्रा भी की थी और विद्रोह के दौरान उन्होंने कानपुर में नाना साहब की सेना का वैचारिक नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कांग्रेस के 1907 के सूरत विभाजन के समय उदारवादी दल यानी मॉडरेट्स के अध्यक्ष पद के लिए किसका नाम प्रस्तावित किया गया था? ठीक है, तो उदारवादी दल के लिए व्यक्ति भी उदारवादी होना चाहिए। अब आपको पता होगा लाल बाल पाल तो है नहीं, वो तो गरम दल के नेता थे। तो लाल यानी लाला लाजपत राय तो हो नहीं सकता, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक अगर होता तो वो भी नहीं होते, और लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक हैं वो नहीं होंगे, और पाल बिपिन चंद्र पाल अगर वो होते ऑप्शन में तो वो भी नहीं होते। अब इसका उत्तर या तो बी होगा, रास बिहारी घोष या दादा भाई नौरोजी, क्योंकि ये दोनों नरम दल के नेता हैं, उदारवादी हैं। देखिए, कांग्रेस के 1907 के सूरत विभाजन के समय उदारवादी दल वाले अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे रास बिहारी घोष को और गरम दल वाले बनाना चाह रहे थे लाला लाजपत राय को। यहाँ उदारवादी दल का पूछा है तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। सूरत अधिवेशन 1907 उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि गरम दल यानी एक्सट्रीमिस्ट लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसी विवाद के कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ और अंततः रास बिहारी बोस ही अध्यक्ष बने। ठीक है, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में बट गई, नरम दल और गरम दल। फिर वापस एक कब होगी? ये 1911 में होगी। तीसरा प्रश्न है, 1915 में काबुल में स्थापित भारत की अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति पूछ रहा है कौन थे? प्रधानमंत्री पूछ लेता तो कोई और उत्तर होता, राष्ट्रपति पूछ रहा है। ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1915 में काबुल में स्थापित, राष्ट्रपति थे राजा महेंद्र प्रताप। अगर प्रधानमंत्री पूछ लेता तो उत्तर हो जाता है इसका मौलवी बरकतुल्लाह। ठीक है, देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1 दिसंबर 1915 को काबुल में भारत की पहली निर्वासित अंतिम सरकार का गठन किया गया था। इसके राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप थे और इसके प्रधानमंत्री मौलवी बरकतुल्लाह थे। इन सभी टेस्ट किया फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए। फुल टेस्ट सीरीज आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने इंडियन कैथोलिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में ईसाइयों की भागीदारी को बढ़ावा दिया? जोसेफ बैप्टिस्टा, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। जोसेफ बैप्टिस्टा बम्बई के एक प्रमुख राष्ट्रवादी और लोकमान्य तिलक के करीबी सहयोगी थे। उन्होंने होम रूल आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय ईसाइयों को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन जो कि हुआ था 1920 से 22 तक,
उसके दौरान तिलक स्वराज फंड का लक्ष्य क्या था और यह कितने समय में पूरा कर लिया गया? तिलक स्वराज फंड में था कि 1 करोड़ रुपए की धनराशि जमा करनी है और 6 महीने से कम समय में ही लक्ष्य पूरा हो गया था। बी है इसका आंसर। देखिए, बाल गंगाधर तिलक के निधन के बाद असहयोग आंदोलन के वित्त पोषण के लिए तिलक स्वराज फंड शुरू किया गया। इसका लक्ष्य 1 करोड़ रुपए जुटाना था। 1 करोड़ रुपए जुटाना था, जो तत्कालीन जनता के भारी उत्साह के कारण 6 महीने के भीतर ही हासिल कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 1928 की नेहरू रिपोर्ट के ऊपर प्रश्न है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, इसने भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इसने पृथक निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट डायरेक्टरेट्स को खारिज कर दिया था। बिल्कुल, सेपरेट डायरेक्टरेट्स को तो इसने खारिज कर दिया था, लेकिन पहला वाला गलत है। नेहरू रिपोर्ट जो है वो डोमिनियन स्टेटस की मांग करती है, अधिराज्य की, ना कि पूर्ण स्वतंत्रता की। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। केवल एक सही है, दोनों सही है, केवल दूसरा वाला सही है। बी है इसका आंसर। नेहरू रिपोर्ट 1928 की भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस यानी अधिराज्य की मांग की थी इसने, ना कि पूर्ण स्वतंत्रता की, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था। हालांकि रिपोर्ट ने सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल को पूरी तरह से खारिज कर दिया था और संयुक्त निर्वाचन मंडल की वकालत की थी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। वर्ष 1932 के कम्युनल अवार्ड के विरोध में महात्मा गांधी ने यराबदा जेल में अपना पहला आमरण अनशन कब शुरू किया था? देखिए, इसमें 2-3 डेट हैं, इंपॉर्टेंट है वो, कि पहला आमरण अनशन कब किया था यराबदा जेल में कम्युनल अवार्ड के विरोध में। तो इसका तो उत्तर है 20 सितंबर 1932। ठीक है। और पूना पैक्ट वाली बात अगर आ जाए तो उसका उत्तर है 24 सितंबर 1932। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को, एक डेट तो ये हो गई, कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। अगर ABCD बना के आ जाए तो 16 अगस्त 1932 को। फिर अगले महीने यानी इसके विरोध में महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 को यराबदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया। फिर 4 दिन बाद या चौथे दिन 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए गांधी और अंबेडकर के बीच। कांग्रेस के किस ऐतिहासिक अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था? नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था। ये किया गया था हरिपुरा अधिवेशन 1938। ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। देखिए, वर्ष 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, जो कांग्रेस का अधिवेशन था, उसके अध्यक्ष थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनके निर्देशन में ही भारत के आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। ठीक है। तो 2 बातें यहाँ पर। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और उनके निर्देशन में ही भारत में आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। अब राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन 1942 पर इसके प्रस्तावों को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा था, यानी पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक? कोई ऐसा चेक अगर यदि आपको दे दे कोई कि वो आउट ऑफ डेट है, मतलब उसकी डेट ही निकल गई है, उस पर करोड़ों की रुपए की कितना भी हो धनराशि उस पर अंकित, किसी काम का थोड़ी है, रद्दी है वो। तो एक ऐसा चेक कहा क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने, ठीक है, जिसकी डेट निकल गई है, तो किसी काम का नहीं है वो चेक, रद्दी है, रद्दी। क्रिप्स मिशन ने युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का वादा किया था। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर दिनांकित चेक कहा क्योंकि इसमें तत्कालीन वास्तविक सत्ता हस्तांतरण का कोई प्रावधान नहीं था। जवाहरलाल नेहरू ने इसमें आगे जोड़ते हुए कहा था कि यह एक ऐसे बैंक का चेक है जो टूट रहा है।
अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार स्थापित रही? समांतर सरकार स्थापित रही, पैरेलल गवर्नमेंट। महाराष्ट्र का सतारा, ऑप्शन नंबर सी है इसका उत्तर। 1942 के आंदोलन के दौरान सतारा में प्रति सरकार नाम से समांतर सरकार स्थापित हुई। यह सरकार 1943 से 1946 तक लगभग 3 वर्ष चली, जो सभी समांतर सरकारों में सबसे लंबी अवधि थी। इसके प्रमुख नेताओं में बाई वी चाहण और नाना पाटिल शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। वर्ष 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान चुने गए तीसरे सत्याग्रही कौन थे? यह बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले, दूसरे, तीसरे, तीनों के तीनों याद रख लें। अक्सर पहले तो याद हो जाते हैं लेकिन दूसरे तीसरे को भूल जाते हो। तो पहले सत्याग्रह पूछ ले तो विनोबा भावे थे, गांधी जी ने इनको चुना था। दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा पूछ ले जो कि इस प्रश्न का उत्तर भी होगा अपना, वो थे ब्रह्मदत्त। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में शुरू हुआ। महात्मा गांधी द्वारा चुने गए पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 12वां। आज़ाद हिंद फौज यानी INA के बंदियों पर चले प्रसिद्ध लाल किला मुकदमा यानी रेड फोर्ट ट्रायल में वकीलों के पैनल का नेतृत्व किसने किया था, ये पूछ रहा है। इसमें कई प्रश्न निकलते हैं। जिन लोगों पर मुकदमा चला उनके नाम बता दीजिए। 5-6 नाम दे देगा, उसमें से 3 छांट लो, 2 छांट लो, ठीक है। वकीलों के नाम दे देगा, कौन कौन वकील थे। तो वकील तो इसमें तेज बहादुर सप्रू थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, कैलाश नाथ काटजू भी थे, और इन सभी वकीलों के पैनल का नेतृत्व कर रहे थे भूला भाई देसाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। और ये जो युद्धबंद कैदी थे, मतलब ये जो कैदी थे, बंदी थे, वो थे प्रेम सहगल, गुरदयाल ढिल्लो और शाहनवाज। ये तीनों का नाम भी याद रखना। देखिए, नवंबर 1945 में INA के अधिकारियों कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो और मेजर जनरल शाहनवाज खान पर लाल किले में मुकदमा चला। अब इनको पूरा नाम आपको ये नहीं याद रहता है, तो सहगल, ढिल्लो और शाहनवाज, इतना भी याद रहेगा तो करेक्ट कर ले जाओगे। उनके बचाव दल में पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और कैलाश नाथ काटजू या KN काटजू शामिल थे। लेकिन इस पूरे वकीलों के पैनल का जो मुख्य नेतृत्व करता था उसका नाम था भूला भाई देसाई। चलिए, 13वां प्रश्न क्या है। 1905 में, कब 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कहाँ की थी? 3 प्रश्न निकलते हैं इससे, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। एक प्रश्न तो ये हो गया। कब की थी? 1905 में, ठीक है। और कहाँ की थी? पुणे में। कई बार पूछे हैं तीनों प्रश्न। तो देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने कल्याणकारी कार्यों और देश सेवा के लिए नौजवानों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से जून 1925, एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा, 12 जून 1925 को पुणे महाराष्ट्र में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान शाही लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसमें सिविल सेवा परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ कराने की सिफारिश को खारिज कर दिया था? किसका कार्यकाल था? ये लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था। बी है इसका आंसर, खारिज कर दिया था। देखिए, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान 1886 में सर चार्ल्स अचिसन की अध्यक्षता में अचिसन कमीशन का गठन हुआ था। इस कमीशन या आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा को भारत और इंग्लैंड में एक साथ आयोजित कराने की मांग को अस्वीकार कर दिया था। 15वां प्रश्न है। पहले शादियां 5 साल में, 6 साल में, 8 साल में, 9 साल में, 10 साल में ऐसे हो जाया करती थी। लेकिन शारदा एक्ट आया एक 1929 का,
इस शारदा एक्ट के द्वारा बताइए लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु कितनी कर दी गई। मतलब यहाँ प्रश्न तो कुछ और ही पूछ रहा है, किससे संबंधित पूछ रहा है। तो सती प्रथा के उन्मूलन से नहीं था ये, देवदासी प्रथा को समाप्त करने से नहीं था, अंतर्जातीय विवाह को वैध करने से नहीं था, ये था बाल विवाह पर रोक लगाना। लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष कर दी गई और लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई थी शारदा एक्ट के द्वारा। पूरा नाम है हरिविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम या शारदा एक्ट पारित हुआ। इसके तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई थी। 16वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार किसी महिला ने मंच से भाषण दिया था, पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि उस महिला का नाम बता दीजिए या वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें किसी महिला ने अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन की। उसका उत्तर था 1917 का कलकत्ता अधिवेशन है। ठीक है, एनी बेसेंट महिला का नाम है, लेकिन यहाँ जो महिला है वो है कादम्बरी गांगुली। ठीक है, किसी अधिवेशन में पहली बार मंच पर दहाड़ने वाली, और वो है कलकत्ता अधिवेशन 1890। ये है इसका आंसर। देखिए 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस मंच से संबोधित किया था। ठीक है, और एनी बेसेंट 1917 में पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन मंच से बोलने वाली पहली महिला कादम्बिनी गांगुली। दो अलग अलग बातें याद रखना इसको। 17वां प्रश्न क्या कहता है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 किस विद्रोह का सीधा परिणाम था। दक्कन कृषक राहत अधिनियम, ऑप्शंस में उत्तर छिपा है। दक्कन दंगे, बी है इसका आंसर। देखिए 1875 में महाराष्ट्र में पुणे और अहमदनगर जिलों में गुजराती और मारवाड़ी साहूकारों के खिलाफ दक्कन के किसानों ने भारी विद्रोह किया था। इस स्थिति को शांत करने के लिए और किसानों को साहूकारों के शोषण से बचाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1879 में यह राहत अधिनियम पारित किया था। 18वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों के किस समूह को काकोरी ट्रेन डकैती 1925 की उसमें फांसी की सजा दी गई थी। पहले ऑप्शन में है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, और दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त। इनको तो 1931 में फांसी दी गई थी। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था इन्होंने, कोई मरा तो नहीं था उसमें, खाली स्थान पर फेंका था, बहरों को सुनाना था, तो दूसरा तो हो नहीं सकता। चंद्रशेखर आज़ाद पकड़े नहीं गए थे, उन्होंने खुद को गोली मारी थी, तो फांसी हो ही नहीं सकती। दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा होगा नहीं, तो इसका उत्तर पहला ही है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। और एक और बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इनको फांसी कहाँ कहाँ हुई थी, वो अलग से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में हुई थी, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में हुई थी, ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में हुई थी, और रोशन सिंह को प्रयागराज, उस समय का इलाहाबाद। देखिए 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA के क्रांतिकारियों ने काकोरी में ट्रेन रोकी और लूट ली। इस मामले में ब्रिटिश सरकार ने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को दिसंबर 1927 में अलग अलग जेलों में फांसी दी थी। ये एक टेबल है, इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी, उस समय का फैजाबाद वर्तमान का अयोध्या, और ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज जेल में फांसी, और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी। याद रखना इसको। यूपी के लोअर PCS वाले इस सीरीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इससे। कुछ स्पेसिफिक उसमें अलग से पूछा जाता हो, जैसे कृषि रिलेटेड प्रश्न हो गए, उनको अलग से पढ़ लेना भाई।
19वें नंबर का प्रश्न है, वर्ष 1946 में शाही भारतीय नौसेना विद्रोह यानी रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी को शांत करने में किस नेता ने मध्यस्थ के रूप में मुख्य भूमिका निभाई थी? देखिए, वर्ष 1946 के शाही भारतीय नौसेना विद्रोह को शांत करने में मुख्य भूमिका निभाई थी, एक तो निभाई थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, और दूसरा नाम है वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। फरवरी 1946 में तलवार नामक युद्धपोत के सैनिकों ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ विद्रोह कर दिया। स्थिति को बिगड़ता देख सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने हस्तक्षेप किया और उनके आश्वासन पर ही नौसैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। चलिए 20 प्रश्न है। बटलर कमेटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1927 की। इसका गठन किस उद्देश्य से किया गया था? 1927 की बटलर कमेटी या समिति है ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश क्राउन और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करने से। बी है इसका आंसर। देखिए, ब्रिटिश क्राउन और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करने से संबंधित है 1927 की बटलर कमेटी। सर हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में 1927 में भारतीय राज्य समिति या बटलर समिति का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार और भारत के देसी रजवाड़ों या रियासतों के बीच संबंधों की समीक्षा करना और उन्हें बेहतर बनाने के उपाय सुझाना था। प्रश्न बढ़िया है, अगले टेस्ट में भी कंटिन्यू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर ही। धन्यवाद।